ओके क्लास, आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा साथ में। ओके क्लास, आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ग्रेप वाइन की। ग्रेप वाइन बेसिकली एक तरीके का इमोशनल फैक्टर होता है जो ऐड हो जाता है, और जब हम कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और उसमें जब कोई इमोशंस और ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रेप वाइन जनरेट करनी शुरू हो जाती है और हमारी ग्रेप वाइन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्रेप वाइन के अलग अलग पैटर्न्स की बात करी कि कैसे कौन से पैटर्न्स पे ग्रेप वाइन वर्क करती है, मूवमेंट कैसा होता है, कैसा इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। तो हम लोगों ने उसमें स्टैंड, चेन काफी अलग अलग कैटेगरीज की बात करी थी हम लोगों ने। आज हम लोग बात करेंगे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो काफी सारी चीजें डिस्कशन कर ली। ठीक, अब उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन है वो बेटर तरीके से फ्लो होता रहे, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से काम करता रहे। अब उसमें कुछ बैरियर्स है होती हैं जिनको हमको दूर करना है, मतलब हिंड्रेंस होती हैं, रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारे कम्युनिकेशन फ्लो में। तो हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बैरियर्स होते हैं, क्योंकि अगर होता है ना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉइज। जब हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी किया था, 12 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग हम लोगों ने स्टडी किए थे, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि शैनन वीवर के मॉडल और भी बहुत सारे मॉडल्स थे जिसमें उन्होंने नॉइज की बात करी थी। बेसिकली जो नॉइज होती है उसी को हम बोलते हैं बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर वो हम लोगों ने डायग्राम में उनके मॉडल में देखा था, नॉइज करके एक चीज लिखी हुई थी। तो वही वो बैरियर्स थे कि ऐसे कौन से बैरियर्स हैं जो आपके मैसेज को रिसीवर तक नहीं पहुंचने देते, या मैनिपुलेटेड वे में आपका मैसेज रिसीवर तक जा पाता है। क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके इंफॉर्मेशन फ्लो में दिक्कतें आ गई। क्योंकि अगर हमें ये प्रॉब्लम सही तरीके से पता चल जाएंगी ना कि किस कैटेगरी की प्रॉब्लम है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको रेजोल्यूट कर पाएंगे, उसके उसके जो करेक्टिव एक्शंस हैं हम वो कर पाएंगे। तो हम लोग आज इसी की बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी डायग्राम में, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें हो रही हैं। ठीक, तो व्हाट इज बैरियर? बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन can result in confusion, which can lead to incorrect information being conveyed, or miscommunication, which can lead to loss of business. क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बात करते हैं, या इवन घर में भी कई बार होता है ना कि आधी बात सुनी और हम लोगों से कुछ बोला गया, पेरेंट्स ने हमसे कुछ बोला, सामान ही लाने को बोला, तो हम लोगों ने आधी बात सुनी और हम चले गए। तो ये तो एक हो गया कि हम लोगों ने खुद ही साइकोलॉजिकली हम लोगों ने समझ लिया कि अच्छा ये मंगा रहे होंगे, अरे ये तो मैं पता ही हम ले आए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बात पूरी सुनी नहीं और आप पहले ही चले गए, या कई बार क्या होता है आपको बात पूरी सुनाई ही नहीं दी किसी रीजंस की वजह से। घरों में टीवी का वॉल्यूम भी रहता है, बहुत सारी और चीजें हो रही होती हैं, रास्ते से बगल में वो गेस्ट हाउस है तो वहां से आवाज तेज हो गई, बारात निकल के गई है, या कुछ और लाउड स्पीकर का अलग अलग वॉइसेस आ गई। ठीक, तो ये अलग अलग बैरियर्स हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के। अब इसको दूर कैसे करेंगे हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। ठीक है, semantic barriers are also known as language barriers. For example, language barrier also arise when the sender of the message is speaking in technical terms while the receiver is unaware of the terms. इसका हम एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, मान लीजिए हम फाइनेंस मैनेजर ने हमें कोई काम दिया, ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर ने जो हमें काम दिया, हमें सेल्स का काम दिया कि भाई हमें सेल्स का डेटा बना के देना है।
या सेल्स का बजट बना के देना है, ऐसा समथिंग कुछ इस टाइप का दिया, सेल्स से रिलेटेड। और उन्होंने भेजा। ठीक, अब उन्होंने इतने सारे टेक्निकल टर्म, डेबिट, क्रेडिटर्स, ये वो एंड ऑल दैट, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स पूछे जो उनके ही समझने के थे या उनकी टीम के समझने के थे। तो सेल्स वाले तो बहुत ज्यादा अकाउंट्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपने इतने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स बोल दिए हैं कि सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है या गलत समझ रहा है। ये और भी तरीके हो सकता है, जैसे डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है अपनी समझ से बाहर होता है ना। जब भी आप वो बात अलग है कि जो मतलब कैसा लिखा है हम लोगों को पढ़ने में नहीं आता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन अगर वो आप उनको देखोगे ना, वो अपने लेटर हेड पे लिख के देते हैं, तब तो वो साफ साफ लिख के देते हैं कि आपको क्या बीमारी है, उसमें क्या सिम्टम्स हैं एंड ऑल दैट। वो जो बना के देते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे ऐसे टेक्निकल टर्म हो जाते हैं जिन जो उन्हें पता होता है, ठीक है, हमें नहीं पता होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का भी एक पैरामीटर होता है। अलग अलग चीजें होते हैं, सबके पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स टेक्निकल होते हैं, वो हमारी समझ से बाहर होते हैं। वही समझ सकता है जिसके घर में ऐसा कुछ हो रहा हो या ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो। हर कोई तो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर उन्हीं चीजों की बात करी जा रही है, सीमेंटिक बैरियर्स की बात करी जा रही है। क्या हम करें जिसकी वजह से ये इस तरह के सीमेंटिक बैरियर्स को दूर कर सके हम। ठीक है, बिकॉज और इसके साथ साथ एक और पैरेलल हम लोग बात करेंगे, तो लैंग्वेज भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अपने इंडिया में ही अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हो ना, हर थोड़ी दूर पे कल्चरल चेंज हो रहे हैं, अलग अलग एक्सेंट में लोग बात करते हैं, तो नहीं समझ आता है। इवन हम ही लोग अगर साउथ की साइड चली जाइए तो बहुत सारी लैंग्वेज बैरियर्स, डिफरेंसेस है। अगर इंग्लिश ना हो तो हम लोग कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हमें तो लगता है हम कहीं और ही आ गए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और इवन ये तो लैंग्वेज बैरियर है। इसके साथ में क्या होता है, मान लो हिंदी, यूपी में भी हिंदी, दिल्ली में भी हिंदी, और ये कुछ जो स्टेट्स है जहाँ हिंदी मेजोरिटी में बोली जाती है, स्टिल अगर आप दिल्ली में जाओगे तो वो अपने अलग जार्गन्स, स्लैंग्स यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। आप नहीं समझ पाओगे भाई ये क्या बोल रहे हो, ये तो हमारे यहाँ बोला ही नहीं जाता, ये कौन सा नया वर्ड आ गया भाई, इसको अच्छा ये भी बोलते हैं। तो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो जैसा इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हार्श लैंग्वेज सेम ऐसे ही होता है कि हरियाणा या उस साइड के आप लोगों से बात करो तो वो इतना वॉल्यूम हाई पिच पे बात करते हैं। ठीक है, इतना हाई पिच पे बात करते हैं कि समझ ही नहीं आता अगला बंदा नॉर्मल बोल रहा है कि गुस्से में बोल रहा है। ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो, भाई ये तो बड़ा तेज बोलता है, हमेशा पूरे टाइम लड़ाई को तैयार रहता है। तो वो उनका लैंग्वेज का बात करने का तरीका ही उनका वही है। वेग लैंग्वेजेस होते हैं, आपके लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें एक ही चीज के कई कई नामों से बुलाया जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, क्योंकि कितनी चीजें आप रिमेम्बर रखोगे अलग अलग स्टेट वाइज। मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन ये भी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती है तो हम मिसलीड हो जाते हैं कि भाई ये नहीं, ये कह रहा होगा। ठीक है, वो पूछ रहे हैं हमसे खाने को, हम पूछ रहे हैं, हमें लगा कि वो हमसे हमारा नाम पूछ रहा है, इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज की हम लोगों ने डिस्कशन कर ही ली है कि ऑब्वियसली जो टेक्निकल जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या इवन लॉयर्स होते हैं, वो हमें लॉ की लैंग्वेज में बात करने लगे हैं, या अगर सेक्शंस और ये सब बोलेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा। जार्गन्स और स्लैंग्स जो बहुत कुछ यूज होने लगे हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग व्हाट्सएप में होते हैं कि डीएम नहीं लिख देते हैं भाई। अब डीएम का फुल फॉर्म भी तो बताओ, तो डायरेक्ट मैसेज कुछ लोग बोलते हैं, फिर डीपी है ना। तो ये अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, इस तरह की चीजें वो बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज को तो अपग्रेड कर रही है, लेकिन ये हमारा एक बैरियर की तरह भी काम करता है जिसमें हमें वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑल्सो इंक्लूड्स बैकग्राउंड नॉइज, और ये सब भी कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अगर हम अभी साइकोलॉजी की बात करें तो ये क्या सेल्फ सेंटर एटीट्यूड, कई बार ना किसी से बात करते हैं वो अपने आप में, कुछ लोग रहना पसंद करें हैं, आप उनसे बहुत बार उनको पूछो, जब तक उनके पास में जाके पूछो, उनके पर्सनल जोन में घुस के पूछो कि एक्सक्यूज मी, जब बिल्कुल बोलो तब उन्हें लगता है कि अच्छा आप हमसे मुखातिब हैं, आप हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, ओके ठीक है, तब वो आपको रिप्लाई कर दो। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है तो कि आपको बहुत एटीट्यूड है, आप बात ही नहीं सुनते हैं।
हाँ, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सेल्फ इमेज ही अलग तरीके की होती है, ठीक है, तो आप उनसे बात करने में भी डरते हो, तो कई बार हम उन्हें बात ही नहीं बताते। बहुत अलग तरह की चीजें रहती हैं। या कई बार कोई पर्सन है जो सिर्फ कहते हैं नहीं है, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन उनके आसपास हो रही होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते अपने पास, फिल्टर करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मानना ये रहता है कि इतनी सारी ये सब जान के हमें क्या करना है, हमें बस अपने से मतलब है। तो कहीं ना कहीं ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। हम्म, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग नैरो माइंडेड, हम लोगों ने सुना होगा ना, नैरो माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं उनको उनकी भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई बार उनकी साइकोलॉजी कहती है अरे वो तो होता रहता है, लेकिन वो आगे जाके प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। सेम इसी जगह अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा कोई नैरो माइंडेड हो, आप उसको छोटी सी भी कोई बात बताओ, वो तुरंत पैनिक हो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो ठीक करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह की जो आपकी साइकोलॉजी है उसको डील करना होता है। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है हम खुद भी बीमार होते हैं ना, कभी आपको कोल्ड, कफ एंड कोल्ड हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, तब भी हम क्या करते हैं, सामने वाले की बात को इग्नोर ही करते रहते हैं, ठीक से सुनते ही नहीं है। ठीक, तो ये सारी कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, और इन्हें हमें दूर करना होता है। हमें कोशिश ये करनी होती है हम कैसे इसको कम से कम इसका इन्फ्लुएंस होने दें अपनी कम्युनिकेशन पे। तो हम लोग इसे कह सकते हैं, ये एक तरीके से इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन के। साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, और ये साइकोलॉजी दोनों की बात कर रहे हैं, यानी रिसीवर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एज वेल एज वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेंडर ऑफ द मैसेज। अगर सेंडर ऑफ द मैसेज सही एट्रीब्यूट के साथ, सही पेस के साथ, सही फैक्ट के साथ वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसका खुद की साइकोलॉजी भी वैसी ही है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, मैनिपुलेटेड हो सकती है, और मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जिससे बात करने जा रहे हो उसकी साइकोलॉजी क्या है, और खुद भी जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन में अगर विन विन सिचुएशन चाहिए, तो हमें साइकोलॉजी समझनी। और इवन अगर हम लोग बहुत छोटे टर्म की बात करें, तो घरों में हम लोग होता है ना, हम लोग अपने पेरेंट से, पेरेंट में कोई पहली बात तो कोई एक रहता है जो बहुत गुस्से वाला रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कब उनका मूड ठीक है, तो अगर हमें कुछ मांगना होता है, कुछ कहना होता है, तो हम अपने पेरेंट्स का माहौल देख के, मूड देख के बात करते हैं। तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, क्योंकि हमें पता है कि अभी वो ऑफिस से आए हैं पापा, और अगर अभी हम लोगों ने जाके कुछ बोला तो अभी तो कैंसिल हो ही जाना है, तो हमें अभी नहीं जाना है। जब उनका चाय वाय पी के एकदम आराम से रिलैक्स रिलैक्स मूड में हो, और या फिर किसी दिन अगर गुस्से में होंगे तो बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, इवन टीवी भी नहीं खोलना है, क्योंकि पता है बहुत डांट पड़ने वाली है। ठीक, तो ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल चीजों का ही एग्जाम्पल है, साइकोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। हम अगर हमें ये पता होता है, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से जज कर पाते हैं, तो हमारे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत हेल्प करता है। अगर हम अपने मैनेजर की, जो सीनियर्स हैं उनकी साइकोलॉजी अगर समझते हैं, देन हम लोग आ जाते हैं टॉक अबाउट पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स आर दोज विच अकर इन कम्युनिकेशन according to personal constraints at various levels in the organization। अब ये क्या है, आपकी पर्सनालिटी, इंडिविजुअली आपसे रिलेटेड चीजों के बारे में यहाँ बात करी जा रही है। जैसे कई बार होता है ना कि हम आधी अधूरी नॉलेज रहती है, और हम सोचते हैं कि बस अरे तो मैं आ गया है, अब तो हम ये कर ही लेंगे। ठीक है, तो कोई हेल्प करना भी चाह रहा है तो भी हम नहीं करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि आप आप जो काम करोगे वो गलत हो जाएगा, और वो आगे तक वैसी का वैसे ही जाएगा। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती है, तो कई बार या तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, कई बार हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में काम करते हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में काम करते हैं, गलतियां हमसे तब भी हो जाती हैं, और अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस को साथ लेके काम करते हैं, तब भी हमसे गलतियां हो ही जानी है। तो इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई कम से कम हमसे गलतियां हो, हम अपने पर्सनल, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पर्सनल बैरियर्स को जज कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने पर्सनल बैरियर्स को जज कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ कंट्रोल कर पाते हैं।
ठीक है, हमें पता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तो हम वहां पर उस चीज को दूसरे तरीके से टैकल करें, किसी की हेल्प ले लें। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में जाना। तो पर्सनल बैरियर्स के जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स टाइप के हैं, शाइनेस। कई बार होता है ना, किसी को कुछ आता भी है, वो वॉलेंटियर भी कर सकता है और या इनिशिएटिव भी लेना चाहता है, लेकिन इतना शाय है कि उसको बोलने में ही लग रहा है कि यार कैसे बोले, किससे बोले, बोलना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, इतना वो सेल्फ असेसमेंट में ही रह जाते हैं कि हो ही नहीं पाता है। ठीक है, इंटरनल कन्वर्सेशन और इंटरनल मोनोलॉग्स, वो खुद से ही बात करने में रहते हैं, खोए रहते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता है, तब कभी भी वो आप देखोगे ना, थोड़े दिन आप देखोगे उनको और कुछ कर रहा है, थोड़े दिन देखोगे कि आज उनको लगे यार डांस बहुत बढ़िया है, और नेक्स्ट टाइम जा रहा है डांस में चले, डांस तो यार मेरे से हो नहीं पा रहा है, ऐसे करे सिंगिंग में चला गया। यानी आपकी लाइफ का खुद ही कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जब आपकी लाइफ का खुद कोई एम नहीं है, टारगेट नहीं है, तो क्या करोगे आप? हमेशा ऐसे इधर से उधर डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। आजकल के टाइम, वो एक टाइम था जब हम लोग सुनते थे, आप लोगों ने सुना होगा कि मल्टीटास्कर बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मल्टीटास्कर होते हैं वो क्या कहते हैं कि ज्यादातर चीजें कर तो लेते हैं, लेकिन उनके काम करने की एक दायरा और एक लिमिट होती है। ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं पाते हैं। और एक ही चीज का एक्सपर्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक ही चीज ऐसी हो जिसके आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो, क्योंकि आज के टाइम में नई नई जब इनोवेटिव चीजें हो रही है ना, तो एक्सपर्ट की नीड बढ़ गई है। और जब मल्टीटास्कर की बात होती है तो आपकी पर्सनैलिटी उसी में उलझ के रह जाती है और आप मल्टीटास्किंग के चक्कर में और जो चीजें आप कर सकते हो वो नहीं कर पाते हो। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस पर वर्क करो। कल्चरल डिफरेंसेस, अच्छा, बहुत सारे लोग कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं ना, दिल्ली का अलग कल्चर है, यूपी का अलग है, साउथ का अलग है, तो ये जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस है, कई लोग क्या करते हैं एकदम से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, दिल्ली में गए तो दिल्ली के ही होके रह गए और चेंज हो गए बिल्कुल। ऐसा करना भी गलत होता है। ठीक, क्योंकि जब हम अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपने आप में नहीं रहते और हमसे बहुत गलतियां होती हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये तो मेरे से हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रेजुअली जो अच्छी चीजें हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए और अपने कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं वो वैसे की वैसे ही मेंटेन रखनी चाहिए। और फिर लैंग्वेज, इमोशंस, अलग अलग इमोशंस, डिस्कम्फर्ट इन सेंसिटिव सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस में लोग, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि किसी के घर में अगर कुछ वैसे ही कुछ हुआ होता है तो वो बहुत उस तरह की चीजों को लेके बहुत ज्यादा लोग सेंसिटिव होते रहते हैं। तो फिर आपकी वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, आपको आपके जहाँ आप रहे हो वहां से क्या ब्रॉटअप हुआ है आपका, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होती हैं और जो आपका पर्सनल परसेप्शन और पर्सनल चीजें को बिल्डअप करती हैं। और इसी के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी अपग्रेड होती जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से इसी को हम लोग बोलेंगे पर्सनल बैरियर्स। और अगर हमें सारे बैरियर्स पता चल जाते हैं ना, तभी हम उनको कोशिश करके दूर भी कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता चला कि बैरियर है क्या, तो हम उसको दूर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया पर्सनल बैरियर्स पे। तो बेसिकली अगर हम लोग एक ब्रॉडर वे में समझे तो समझ लीजिए कि एटीट्यूड प्रॉब्लम, इनिशिएटिव लेना, शाइनेस, ठीक है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो गई, या बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो ग्रुप में काम नहीं कर पाते हैं, टीम में काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या आपको चीजों से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लगभग आपके पर्सनल बैरियर्स। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Organizational barriers depends upon the general organizational policy governing the communication network of the organization। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो ना, अलग अलग हिरारकी पे काम हो रहा है, टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के। ठीक है, तो आपको हर जो हिरारकी के लोगों से जब आप बात करने जाते होगे तो वहां पर भी बात करने का एक डेकोरम होता है, वो आपको मेंटेन रखना होता है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और जो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं
कई बार वो पॉलिसीज रिटर्न में आपको दी जाती है, जैसे टाइम शेड्यूल क्या है, ड्यूटी का परफॉर्मेंस आर क्या है, आपको सैलरी कैसे मिलेगी, ये सारी चीजें, कई चीजें आपको रिटर्न में दी जाती हैं। स्टिल कई सारी ऐसी चीजें हैं जो रिटर्न में नहीं दी जाती, लेकिन आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एंटर करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप देखते हो कि भाई इस कंपनी में किस तरीके से काम होता है। बहुत सारी कंपनी में आप देखते हो ना कि बहुत लिबरल वे में काम होता है, यानी जितने भी जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं वो आराम से सबसे बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं क्या है कि जो हिरार्की है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, कि जब बॉस आते हैं तो अलग, जब मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं कुछ अलग ही माहौल रहता है, मैनेजर्स आते हैं तो अलग माहौल। तो कहीं ना कहीं कई जगह हिरार्की बहुत कहा जाए फोर्सफुली फॉलो करी जा रही होती है, और कई जगह क्या होता है कि इवेंट या जो एक्टिविटीज होते हैं उन पे फोकस ज्यादा रहता है, तो इवेंट या चीजों पे फोकस ज्यादा रहता है, तो अ, मतलब इतना ज्यादा हिरार्की को ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ध्यान तो दिया जाता है कि ये मैनेजर है हम इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतना फोर्सफुली नहीं होता है कि उनके सामने आप बिल्कुल एकदम होता नहीं कि हाथ बांध के बिल्कुल ऐसे खड़े रहना है अटेंशन में, वैसा नहीं रहता। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग एक ब्रॉडर टर्म में बात करें, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स जो बैरियर हो सकते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या क्लाइमेट। जैसे होता है ना बहुत गुस्सा करते हैं लोग, बहुत इरिटेट करते हैं, है ना, गुस्सा ही करते रहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कभी भी बेटर नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशंस, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं वो बहुत पुराने बने हैं, वही चले आ रहे हैं, चीजें अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन अभी भी वैसी की वैसी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को रिजिड बनाते हैं, और वॉलंटियर करने में, इनिशिएटिव लेने में लोगों को रोकते हैं। स्टेटस एंड रिलेशनशिप, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेटस के लोग होते हैं, अलग अलग हिरार्की के लोग होते हैं, तो उनसे अलग अलग तरह का रिलेशनशिप होता है लोगों का। ठीक है, कहीं बॉस का, सीनियर का, जूनियर का, अलग टाइप के। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा हाँ, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे आप देखोगे कि डेजिग्नेशन बहुत सारी बना देती हैं। ठीक है, कि भाई जैसे मैनेजर है, एक मैनेजर है, फिर उसके दो असिस्टेंट है, फिर असिस्टेंट के भी एसोसिएट्स हैं, फिर उनके नीचे सुपरवाइजर्स है, इतना ज्यादा बना देते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। तो कई जगह क्या होता है, बहुत आसान होता है, कम लोग होते हैं, कम हिरार्की होती है और पोस्ट रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में आप पोस्ट पे पोस्ट दिए जा रहे हो और लोग काम करने वाले कम है। ठीक है, लास्ट जैसे दिया हुआ है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज है फैसिलिटीज, क्योंकि किसी भी पर्सन में अगर आप देखते हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं ना, हम कह नहीं पाते, लेकिन जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, अगर वहाँ विमेंस हैं तो वहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए क्रच होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल्स के लिए कॉमन रूम होना चाहिए। तो बहुत ऐसी जो पैरामीटर्स या ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। या कई ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है ना कंप्लाइंस कराया जाता है, तो वो फेक चीजें भर के दे देते हैं, जो कि गलत बात है। तो ये फैसिलिटीज जब होती हैं तो एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोचती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग ब्रॉडर टर्म में बात करें तो हम लोग क्या क्या बात कर लेंगे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, और या हम लोग कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रूल्स और forcefully imposed rules or the organizations or rules और regulations, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेटस पोजीशंस, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन फ्लो हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं, या इन एडिक्वेट फैसिलिटीज। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बात हम लोग करें कि अच्छा ये हमारे ओके, लास्ट है मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स बेसिकली जो हम लोग कह सकते हैं कि मशीन रिलेटेड बैरियर्स हो सकते हैं, या उनको हम फिजिकल बैरियर्स भी बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल बैरियर्स में किसकी बात हो रही है? मैकेनिकल बैरियर स्टेम्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम इन मशीनरी और इंस्ट्रूमेंट which is used to transmit the message. ठीक है,
आपके मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीन और इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उसका फेल्योर मैकेनिकल बैरियर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और ये भी बहुत बार जरूरी होता है कि आप देखते हो ना कि हर बार लोग अपने यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ये सारा मैकेनिकल बैरियर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो सब किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है फेलियर ऑफ लाउड स्पीकर्स, या स्पीकर्स अगर आपके प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को सुनाई नहीं देगा, तो आपका मैसेज कन्वे हो ही नहीं पाएगा। डिफेक्टिव डिवाइस, आपके डिवाइस में ही प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेट, जैसे कई बार मान लो सेमिनार हो रहा है, ठीक है, सेमिनार में माइक है नहीं, ऐसे ही बोला जा रहा है, या सेमिनार में कई आप देखते हो ना जब अच्छे सेमिनार्स होते हैं तो अलग अलग दूर दूर जगह सब जगह स्पीकर्स लगे भी रहते हैं ताकि आपको क्लियरली वो वॉइस आए, भले ही आप काफी दूर बैठे हो। या कई बार आप देखते हो डबल स्क्रीन्स लगाई जाती है कि एक जगह स्क्रीन तो लगी हुई है, दूसरी जगह भी स्क्रीन लगा दी जाएगी ताकि कम्युनिकेशन फ्लो विजुअली भी बना रहे। डिफिकल्टी इन रिसेप्शन, जब आप रिसीव कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन तब प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आजकल नेटवर्क जब भी देखते हैं ना आंधी पानी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास रिसीव नहीं कर पाते हो प्रॉपर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन रीचिंग कंटेंट्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास जैसी आनी है आप वो नहीं रिसीव कर पा रहे हो, मैनिपुलेटेड हो जाती है, आधी आधी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। डिस्टर्बेंस इन द फिडेलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन का फ्लो जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। कई बार पहले के टाइम में होता था ना, लोग रेडियो पे न्यूज सुन रहे होते थे या टीवी पे भी हम लोग सुनते हैं, तो कभी कभी देखते हैं ना एकदम से स्क्रीन चली गई है या बारिश वारिश हो रही होती है तो नहीं बोलते हैं कि चेक योर एंटीना लिख के आ रहा होता है, और हमको वो जो ट्रांसमिशन होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका होता है हमारा। तो बेसिकली ये सारे और ये तो चलो टेक्निकल हो गए। कई बार ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली भी हो सकते हैं, मतलब वैसे नॉर्मली हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को भी देखते हुए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो हमारा हम अगर रिसीव भी कर रहे हैं कोई चीज तो वो प्रॉपर फॉर्मेट पे रिसीव नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे यहाँ चीजें ही अपडेट नहीं है, ठीक है। तो पुअर ऑफिस मैनेजमेंट, इस तरह की चीजें भी इसमें आ सकती हैं। या कई बार हम लोग अगर गलत मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जब हमें इंफॉर्मेशन मेल से चाहिए तो हम फैक्स से मंगा रहे हैं, ठीक है, जब हमें फैक्स से मंगानी चाहिए तो हम मेल से मंगा रहे हैं, जब हमारे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है हम कह रहे हैं भाई मेल कर देना, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या हमें जिस जगह पे जैसे चीज की जरूरत है, जैसे इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें मीडिया को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे मैकेनिक, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली, ये सारे थे मैकेनिकल बैरियर्स रिलेटेड टू मशीन इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोगों ने ये तो सारी बातें कर ली कि भाई ये सारे हमारे बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को दूर कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ 10 पॉइंट हमारे पास। एक आई कांटेक्ट इफ पॉसिबल, यानी कि जब भी आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं, वन टू वन कम्युनिकेशन हो या सेमिनार्स होते हैं, ऐसा कुछ हो रहा होता है तो लोग आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा ट्रस्ट बनता है। फिर सेकंड है गेट देयर अटेंशन बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग। कई लोग क्या करते हैं तुरंत जैसे एंटर किया रूम में और बोलना शुरू हो गए तो कई बार हम अटेंटिव नहीं होते, उनकी बात नहीं सुन पाते हैं, फिर उनको दोबारा बोलना पड़ता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं आपको उस माहौल में लाते हैं, स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं और फिर देन स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तरीके से। तो ये भी बैरियर को दूर करने का तरीका है। इनकरेज हियरिंग एड यूज, जो हियरिंग एड्स होती है ना वो हमें ज्यादा कहा जाए कि स्पेसिफिकली हम सुन पाते हैं, उसके थ्रू ज्यादा क्लियरली हम सुन पाते हैं, वो बहुत जरूरी है। स्पीक क्लियरली बट डोंट येल, हाँ ये बहुत होता है, कई लोग बहुत जल्दी 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 बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इंफॉर्मेशन सही तरीके से लोग रिसीव नहीं कर पाते, और ना जल्दी बोलना चाहिए और ना बहुत चिल्ला के बोलना चाहिए कि भाई मेरी आवाज सामने वाला सुन ले, हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो भी गलत है। फिर नेक्स्ट है इन ग्रुप सेटिंग्स स्पीक वन एट अ टाइम, हाँ ये बहुत होता है ना, हम लोग कभी कभी अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप्स में बात करते हैं तो हम लोग को बोलना पड़ता है, रुको अब मैं बोलूंगा मेरी बात सुननी है,
ठीक है। तो ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इंडिविजुअल को एक पर्सन बोलेगा तभी उसकी बात समझ आएगी। फिर नेक्स्ट है हैव योर माउथ बी फुली विजिबल। ये कई बार होता है ना कि किसी के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप सामने लेके बोल रहे होते हो कई बार जो होता है ना आई कांटेक्ट के साथ साथ आप लिप रीडिंग भी, उसके लिए वो भी जरूरी है कि पूरा फेस आपका दिख रहा हो। ठीक। स्पीक इन वेल लिटर्ड एनवायरनमेंट, यानी जहाँ पे लाइटिंग बेटर से बेटर हो, आपको वहां पर रहना चाहिए, वहीं पे बोलना चाहिए। तो कई बार हम अगर पढ़ के बोल रहे होते हैं तो हमें जब दिख ही नहीं रहा है ठीक से, तो हम उसको बोलेंगे क्या। फिर नेक्स्ट है रिमेंबर इफ वन ईयर इज बेटर देन द अदर। ठीक है। यानी आप जब भी स्पीकर्स या ये सारी चीजें एक तरीके से आपके ईयर का काम करती हैं, तो इस तरह की फैसिलिटीज अगर हैं तो रखनी चाहिए। गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन राइटिंग जस्ट टू बी श्योर। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि मोस्टली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिटन में दे जाए तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है इससे। और लास्ट में है बी पेशेंट। ठीक है। आपको बहुत आराम से बहुत कामली चीजों को समझना चाहिए। और कई बार हम चीजों को आधा अधूरा समझते हैं जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं, और हम उतनी आधी इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे कर देते हैं। ओके क्लास, ये कुछ अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, आपके बैरियर्स किस किस तरीके से मतलब बैरियर को आप दूर रख पाओगे, उन्होंने भी कुछ 10 सजेशंस दिए हुए हैं। एग्जाम्स में ये जरूर आप लिखिएगा, अगर एग्जाम्स में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आता है एटलीस्ट 5 की तो भी चलेगी। ठीक है। तो उसमें 10 दिए हुए हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। क्लैरिफाइंग आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। आप जब भी किसी को कुछ बताने जा रहे हो, जैसे हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, आज क्या हम लोग बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया एक सेटअप हमारा हो जाता है, तो हम उसी सेटअप में ही रहते हैं। नोइंग पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। फिजिकल का मतलब यही हो गया कि जैसे हम लोग कौन से मीडियम का यूज कर रहे हैं, वो मीडियम प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हम लोग की क्लासेस में कई बार हुआ है ना कि माइक नहीं काम कर रहा था, कई बार आपको स्लाइड नहीं दिख पाई, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके फिजिकल बैरियर से ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट है कंसल्टिंग अदर्स इन प्लानिंग और कम्युनिकेशन। और अगर हमें लगता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कंटेंट एंड ओवरटोन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमें ये समझना चाहिए कि क्या कंटेंट है हमारे कम्युनिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए और उसको सीरियलाइज करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो स्टार्टिंग का ही पहले होना चाहिए, तभी बात कंप्लीट हो पाती है। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन टू द रिसीवर। रिसीवर के लिए इंफॉर्मेशन कितनी नीडेड है, कितनी जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। टेकिंग फॉलो अप एक्शंस, फॉलो अप्स बहुत जरूरी होते हैं क्लास, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ फॉलो अप्स फीडबैक्स वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी एक्चुअली एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, हमें पता चल पाता तभी। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की ये समझना, ये तो हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इम्पोर्टेंस की। टेकिंग एक्शंस कंग्रेंजेंट विद कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन के बाद भी उसके क्या फॉलो अप के भी क्या जो फीडबैक्स आ रहे हैं, उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हमें आगे उसको करेक्शन के साथ ले जाना, फ्लो करना, वो भी जरूरी है। और लास्ट गुड लिसनिंग, ये क्लास ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर ध्यान से इसको पढ़ो, बिकॉज आजकल के टाइम में जब आपके पास आंसर्स होते हैं ना, आधे भी आंसर होते हैं ना, तो हम सामने वाले का क्वेश्चन सुनते ही नहीं है। हम कोशिश ही करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका रिप्लाई दे दें, बिकॉज हमें आता है तो हम इसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दें, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो एक एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए और गुड लिसनिंग होनी चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया बैरियर्स और ओवरकम्स कैसे करेंगे उन बैरियर्स को, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन उन्होंने 10 जो प्रिवेंशन के आइडियाज दिए हैं, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप क्लास आपको
आसानी से चीजें समझ आ गई होंगी। आप सबने क्लास Yes, अपनी ma'am. अटेंडेंस, थैंक यू क्लास, आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है दिस सेक्शन। जिसने नहीं करी अभी भी कर दीजिए। ओके, काफी सारे लोगों ने नहीं करी है अभी तक। ओके, हाँ आगे लग रहा काफी चीज। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा।